हेलो माय ऑल डियर फ्रेंड्स, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। उम्मीद करता हूँ आपने दिवाली बहुत अच्छे से सेलिब्रेट की होगी। और नो डाउट कि मैं बहुत लंबे समय बाद आ रहा हूँ, लेकिन आया हूँ देर से, लेकिन पिटारे में बहुत सारी चीज़ें लेकर के आया हूँ जो सीधे आपसे कनेक्ट करेंगी और आपको ही जोड़ेंगी। और ये ज़रूर है कि आपने ही मुझे यहाँ खींच करके लाया, इतने सारे फ़ोन कॉल्स, ईमेल, लेकिन देर आया हूँ लेकिन दुरुस्त आया हूँ। चलिए हम देखते हैं कि क्या-क्या चीज़ें आज लेकर के आया हूँ और बहुत महत्वपूर्ण है जो कि सीधे आपसे जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले तो आप देख पा रहे हैं इस हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल पे आपकी पसंदीदा वेबसाइट यहाँ पे ओपन है, बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन, जिसके माध्यम से बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। अगर लेटेस्ट घटनाक्रम की बात करें तो आप जान रहे हैं, बहुत अच्छे से अवगत हैं कि इसमें माननीय न्यायालय की तरफ से इसमें प्रोसीजरल डिले है। इसमें 30 अगस्त को लास्ट हियरिंग जो थी इस कोर्ट केस के अंतर्गत 30 अगस्त की थी और 30 अगस्त को एक नोटिस आया था। उस नोटिस को मैं ओपन नहीं करता हूँ, ब्रीफ में बता देता हूँ कि 30 अगस्त को जो नोटिस इशू हुआ था, उसमें जितने भी रिस्पोंडेंट थे, आप यहाँ पे रिस्पोंडेंट का नाम देख सकते हैं, जितने भी रिस्पोंडेंट थे उन्हें नोटिस भेजा गया है। ये देखिए, आप रिस्पोंडेंट का नाम देख रहे हैं, राजेश कुमार चौधरी हों, अशोक कुमार हों, राजीव घोषी हों, अनिल कुमार, अमोद प्रमोदी एंड अदर्स, जितने लोग हैं इन सभी रिस्पोंडेंट को कोर्ट की तरफ से नोटिस भेजा गया था और 8 नवंबर तक इनको रिप्लाई फाइल करना था। आप देख पा रहे हैं ये नोटिस है, जो जो पार्टी को भेजा गया था, रिस्पोंडेंट को भेजा गया था। ये बहुत लंबी लंबी नोटिस है, लगभग 97 पेज की है। ये राजेश कुमार चौधरी जी का नोटिस है। इसी तरह अन्य अभ्यर्थी का नोटिस देखें तो ये शैलेंद्र कुमार जी का है। अन्य नोटिस को हम देखें तो ये देखिए अमोद प्रमोदी जी का है। तो बहुत सारे जितने भी पिटिशनर हैं सबकी नोटिस मेरे पास है और मैं देख पा रहा हूँ सबकी ही नोटिस बहुत लंबी है, 97 पेज, किसी की 80-81 पेज, ये देख पा रहे हैं 81 पेजेस, 81 पेजेस की है। अगर इस नोटिस में हम ब्रीफली देखें कि इस नोटिस में क्या है और इन्हें क्या रिप्लाई देना है, तो जैसे कि मैं पूर्व में भी माननीय न्यायालय की तरफ से जो 30 अगस्त को नोटिस इशू किया गया था, इसमें आप अच्छे से जान रहे हैं, मैंने इसको डिकोड किया था कि 30 अगस्त की नोटिस जो माननीय न्यायालय की तरफ से दी गई थी, इसमें ये कहा गया था कि पहली बात तो आप एलपीए इतने दिनों बाद क्यों फाइल कर रहे हैं, उसका जवाब मांगा गया था। क्यों ना आपके एलपीए को यहाँ डिसकंटिन्यू कर दिया जाए, डिसमिस कर दिया जाए। और दूसरी बात, जो जो इशू को लेकर के, जिस जिस इशू को लेकर के इन्हें समस्या है, उस इशू से संबंधित भी जवाब तलब किया गया था। तो 8 नवंबर तक जितने भी रिस्पोंडेंट हैं वो, या फिर गवर्नमेंट की भी तरफ से कहें तो देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से भी ये देखिए 6 नवंबर को एक बैठक की जाती है। आप देख पा रहे हैं ये डेट 6 नवंबर 2023। चूंकि मैंने आपको बताया कि 8 नवंबर तक इनको रिप्लाई फाइल करना था माननीय न्यायालय में। एक चीज समझे, बहुत सारे लोगों को ये दुविधा है कि 8 नवंबर को माननीय न्यायालय में कोई डेट या तारीख थी। जी नहीं, 8 नवंबर को तारीख नहीं थी। अभी तो फेस्टिवल है। 8 नवंबर के बाद से एक तरह से माननीय न्यायालय की तरफ से छुट्टी हो गई थी। आप अगर छुट्टी के कैलेंडर को देखेंगे तो ये देखिए माननीय न्यायालय की तरफ से अभी क्या चल रहा है। तो देखिए नवंबर में पूरी 21 नवंबर तक फेस्टिवल है। पहले मैंने बताया था कि 21 नवंबर तक फेस्टिवल है, तो जो नेक्स्ट डेट होगा वो लगभग 21 नवंबर के बाद ही 22, 23, 24 को ये कोर्ट खुल रहा है। 22, 23, 24 को हो जाए, नहीं तो फिर 28, 29, 30 को हो जाए, क्योंकि 26, 27 को फिर से बंद है। तो इन्हीं 3, 4, 5 दिनों में जो भी तारीख पड़ सकती है। लेकिन जो जवाब देना था, देखिए जवाब सबने दे दिया है, पार्टीज ने दे दिया है और गवर्नमेंट की तरफ से भी देखिए जवाब रिप्लाई फाइल कर दिया गया है। आप देख पा रहे हैं ये गवर्नमेंट की तरफ से ये दीपक कुमार सिंह जो उप निदेशक हैं उच्च शिक्षा के, इन्होंने 6 नवंबर को बैठक किया था और 6 नवंबर को देखिए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन के संबंध में ये जितने भी विश्वविद्यालय हैं, सभी विश्वविद्यालय के कुल सचिव यानी रजिस्ट्रार को बुलाया था। ठीक है, आप देख पा रहे हैं इसमें सभी रजिस्ट्रार को बुलाया था और बुला करके मूल जो जो इनको रिप्लाई फाइल करना था, जो जो मुख्य मुद्दे थे, उस पर इन्होंने डिस्कस किया। इसके बाद इन्होंने रिप्लाई कोर्ट में दाखिल कर दिया होगा। इसी के बिहाफ पे देखिए आज या कल है, 2 ही 3 दिन पहले की एक खबर है। देखिए न्यूज़पेपरों में भी ये प्रकाशित की जा रही है कि विश्वविद्यालय में संशोधित रोस्टर के आधार पर ही होगी असिस्टेंट प्रोफेसर प्रोफेसर की बहाली। एक्चुअल में ये जो भी न्यूज़पेपर निकला है, इसमें पहली बात तो ये थोड़ा बायस्ड है और कुछ हद तक ये सत्य भी है। ये कहाँ तक बायस्ड है और क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, आपको थोड़ी देर में चीजें समझ आ जाएंगी। पहली बात तो ये है कि जो पहले ऑर्डर आया था, ये जो अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है, अगर हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल पर आप जुड़े हुए हैं
इसकी कहानी बहुत लंबी चौड़ी है, ये आज से नहीं, इसका कारवां बहुत लंबे समय से चलते आ रहा है। पहले माननीय संजीव प्रकाश शर्मा जो कि माननीय न्यायाधीश पटना के थे, उन्होंने ऑर्डर दिया और उस ऑर्डर के अगेंस्ट में एलपीए फाइल किया है। किसने? गवर्नमेंट ने किया और कुछ अभ्यर्थियों ने किया। एक्चुअल में एलपीए मुख्य वजह क्यों इन्होंने एलपीए डाला, क्योंकि माननीय न्यायालय की तरफ से जो संजीव प्रकाश शर्मा का जो मुख्य रूप से ऑर्डर था, उस ऑर्डर में क्या कहा गया था कि आप सब्जेक्ट को एक यूनिट मानिए, न कि आप विश्वविद्यालय को यूनिट मानिए। जैसे अगर हम एक साइकोलॉजी की बात करते हैं, साइकोलॉजी विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर की कुल 424 पद थे। अब हम अगर रिजर्वेशन पॉलिसी उसमें देखेंगे, अगर 424 में देखेंगे तो हमको पूरा सिनेरियो गड़बड़ नजर आएगा, क्योंकि जितना जितना रिजर्वेशन बैठता है, जितना जितना रिजर्वेशन होता है, उसके उसके अकॉर्डिंग वहां पे रिजर्वेशन पॉलिसी लागू नहीं थी। लेकिन अगर हम इसको विश्वविद्यालय वाइज देखेंगे कि प्रत्येक विश्वविद्यालय में, पटना विश्वविद्यालय में साइकोलॉजी की कितनी सीटें हैं और उस साइकोलॉजी की सीट में रिजर्वेशन का फॉर्मूला कितना बैठा है, इसी तरह वीर कुंवर सिंह में कितनी है, पाटलिपुत्रा में कितनी है, तो वहां पे सिस्टमेटिकली आपको चीजें थोड़ा ठीक ढंग से नजर आने लगेंगी। और दूसरी बात, कुछ बैकलॉग के भी कंडीशन थे, जैसे माननीय सरकार की तरफ से कहा गया था कि इस वैकेंसी में बैकलॉग लाया गया है। ठीक है, बैकलॉग क्या होता है? पूरे की जो वैकेंसी खाली रख जाती है, जिस वैकेंसी में अगर पूरे की कुछ सीट रिक्त रह जाती हैं, तो उन सीटों को भी इसमें जोड़ा गया, इसलिए रिजर्वेशन का फॉर्मूला फिट नहीं बैठ रहा है। तो माननीय संजीव प्रकाश शर्मा द्वारा क्या क्या सुझाव दिया गया था? पहला सुझाव तो ये दिया गया था कि आप बैकलॉग को जो है वो अलग से बाइफरगेशन करिए, उसके स्पष्ट रूप से दिखाइए, और बैकलॉग आप कब से ला रहे हैं ये भी बताइए। और आप यूनिवर्सिटी को यूनिट ना बनाएं, यूनिवर्सिटी को यूनिट बनाएंगे तो हर वक्त ये सिस्टमैटिकली सीट नहीं नजर आएगी। आप सब्जेक्ट को यूनिट बनाएं, एक सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं और उस सब्जेक्ट में कितना कितना जो है कि कितना कितना रिजर्वेशन बनेगा उसके अकॉर्डिंग। लेकिन ये बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल है। अगर ये देखिए सब्जेक्ट को यूनिट बनाएंगे, तो अगर 424 सीटें एक सब्जेक्ट को यूनिट बना के करते हैं और उसमें रिजर्वेशन पॉलिसी बैठाते हैं, फिर अलग-अलग विश्वविद्यालयों में उन सीटों को भेजना है। हर विश्वविद्यालय की स्ट्रेंथ अलग है, विश्वविद्यालय की स्थापना अलग-अलग काल अवधि में हुई है, विश्वविद्यालय में वैकेंट सीटें अलग-अलग कैटेगरी में अलग-अलग मात्रा में है। तो ऐसी स्थिति में एक सब्जेक्ट को यूनिट मान करके, रिजल्ट प्रकाशित करके, इसके बाद विश्वविद्यालय में भेजना बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल और बहुत टफ टास्क और मतलब एक असंभव जैसा टास्क हो जाएगा। तो इसी चीज़ को एलपीए में लेकर के मुख्यतः गवर्नमेंट गई है। तो देखिए यहाँ पे इस चीज़ का तो नो डाउट कि इसमें रिलीफ मिलने वाला है, जैसे कि संभावना नज़र आ रही है। जो सब्जेक्ट यूनिट की बात कही गई थी माननीय संजीव प्रकाश शर्मा द्वारा, शायद माननीय न्यायालय जो एलपीए बेंच है उस चीज़ को स्वीकार कर ले, सब्जेक्ट को ना यूनिट मान करके यूनिवर्सिटी को ही यूनिट रहने दे। ठीक है? पहली बात तो ये है, इसमें सरकार की जीत हो सकती है, जो एलपीए डाला गया है। इसमें यूनिवर्सिटी को ही यूनिट मानने देगा, ऐसा बहुत हद तक संभावना है। दूसरी बात, जो बैकलॉग की बात कही जा रही थी, जिसके लिए देखिए 6 नवंबर को एक बैठक हुई है। ऐसी सूचना निकल के आ रही है कि 2003 से अब तक जो रिक्तियों का बैकलॉग था, उसी 2003 से शायद बैकलॉग को माना जाएगा। पहले बैकलॉग जो था उसको अस्वीकार करके 2003 से ही ये बैकलॉग को मान रहे हैं। अब 2003 से बैकलॉग को मान रहे हैं तो उसमें क्या-क्या चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, क्या अंतर आ सकता है? पहली बात तो ये है कि 2 लास्ट वैकेंसी थी, 2014 में वैकेंसी आई थी, जिसका कि कहीं न कहीं अब जाकर के फाइनल हुआ है कुछ ही दिनों पहले। लेकिन उसमें कुछ-कुछ विषय, अगर हम साइकोलॉजी की बात करें तो लगभग साइकोलॉजी में 91-92 सीटें खाली रह गई थी। तो साइकोलॉजी जैसे विषयों में यहाँ पे बहुत बड़ा बैकलॉग का एक बाउंड्री लाइन खुला हुआ है। इसलिए यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी में सीटें अधिक नज़र आ रही हैं, एससी में सीटें अधिक नज़र आ रही हैं, ईबीसी में सीटें नज़र आ रही हैं। लेकिन उसके अलावा भी कुछ 2-4 सीटें सरप्लस नज़र आ रही हैं, तो ऐसा संभव है कि वो 2-4 सीटें जो अधिक नज़र आ रही हैं, उसे जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाए, और जनरल कैटेगरी में अगर डाला जाता है, तो नो डाउट, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि ऐसा संभव है कि साइकोलॉजी और फिलॉसफी, जिसका कि अभी रिजल्ट प्रकाशित होना है, इन विषयों में भी पुनः साक्षात्कार 10 सीटों पर ही देखने को मिले, 8 सीटों पर ही देखने को मिले। पुनः साक्षात्कार देखने को मिल सकता है, लेकिन उस साक्षात्कार में किसे इंटरव्यू कॉल आएगा? जो बाउंड्री लाइन के अभ्यर्थी होंगे। जैसे मान लीजिए अगर जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 76 रहता है साइकोलॉजी विषय में,
और 76 रहने पर ही कई अभ्यर्थियों को इंटरव्यू कॉल नहीं आया है, तो ऐसी स्थिति में सपोज दैट अगर जनरल कैटेगरी में 8 सीटें बढ़ती हैं, तो 8 का तिगुना अभ्यर्थी यानी 24 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू कॉल आ सकता है। इट्स मे बी, यह पूरी तरह से एक हाइपोथेसिस है, प्रैक्टिकली इसको अभी कुछ नहीं कहा जा सकता जब तक माननीय न्यायालय का ऑर्डर ना आ जाए। लेकिन जैसी कि सूचना निकल के आ रही है, जैसा कि सरकार का भी पक्ष नजर आ रहा है, सरकार भी अब बैकलॉग को यहाँ पे संशोधित करके रोस्टर बना रही है, तो ऐसी स्थिति में जब पूर्व से बैकलॉग नहीं मान रहे, जब मात्र ये 2003 से बैकलॉग ले रहे हैं, तो जो पिछली सीटें हैं वो फिर सीटें जनरल में ही मर्ज होगी। और ऐसी स्थिति में यहाँ पर हिंदी सॉरी साइकोलॉजी और फिलॉसफी जैसे विषयों में पुनः साक्षात्कार देखने को मिल सकता है। नो डाउट जिन विषयों का इंटरव्यू हो चुका है, रिजल्ट प्रकाशन हो चुके हैं, ज्वाइनिंग हो चुकी है, शायद ही उसमें कुछ चेंजेस नजर आए, शायद ही उसमें कुछ पुनः ऐसा कुछ बहुत अकस्मात देखने को मिले, अन्यथा उसमें नई चीजें देखने को नहीं मिलने वाली हैं जहां तक मुझे संभावना है। इसके बाद दूसरी चीज आप अवगत हैं कि नए जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर गिरीश, यहाँ पर ये माननीय आयोग के नए अध्यक्ष बन चुके हैं, डॉक्टर राजवर्धन आजाद सर, जिन्हें कि विधान परिषद में भेज दिया गया है। तो अब ये माननीय अध्यक्ष बन चुके हैं, इनका क्या कहना है स्टेटमेंट तो आप देख ही रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें हैं कि मैं कलर का भी काम बहुत तेजी से कर लेता हूँ, इसलिए चीजें बहुत तेजी से होंगी। वैसे माननीय राजवर्धन आजाद जब आए थे तो उन्होंने भी कहा था कि प्रक्रिया को मैं 1 साल में पूरी कर दूंगा, लेकिन आप अवगत हैं कि छोटे छोटे विषय में 2-2 महीने का समय लग रहा था। आंगिका, इसके बाद पर्शियन, नेपाली, रसियन, इन छोटे छोटे विषय में कई कई विषय में तो अभ्यर्थी भी नहीं थे, इसके बावजूद एक एक महीने का समय लिया गया था। बड़ी बड़ी बातें तो उन्होंने भी कही थी। तो देखने आने वाला वक्त बताएगा कि जब ये माननीय न्यायालय की तरफ से हड़ल दूर हो जाएगा, तब ये कितनी तेजी से चीजों को ले जाएंगे। आपके मन में ठीक अभी इंस्टेंट प्रश्न आ रहा होगा कि माननीय न्यायालय की तरफ से हडल दूर कब होगा, असल मुद्दा तो ये है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सरकार की तरफ से भी देखिए यहाँ पर रिप्लाई दे दिया गया, ठीक है, जिसके लिए 6 नवंबर 2023 को बैठक हुई थी और अभ्यर्थियों को भी सभी को नोटिस मिल चुका है। जैसा कि मैं आपके समक्ष नोटिस भी अभी अभी दिखाया, सभी को नोटिस मिल चुका और इन्होंने भी अपना अपना रिप्लाई डाल दिया है। तो इसलिए इनको जो ही अपना अपना पक्ष रखना था, या सरकार को या अभ्यर्थी को, सभी ने अपना अपना पक्ष रख दिया है। अब माननीय न्यायालय इस पर देख करके अब बहुत जल्द ऑर्डर देगी। तो जो भी डिले है, ऐसा संभव है कि वो डिले माननीय जज द्वारा, माननीय न्यायाधीश द्वारा केवल ऑर्डर लिखने में जो देर होगी वो होगी, और एक आध डेट और पड़ सकता है, नो डाउट। तो इसमें बहुत ज़्यादा देर नहीं है, संभवतः दिसंबर में इसका ऑर्डर आ जाना चाहिए। और जो एक दो विषय के रिजल्ट प्रकाशित होने हैं, जैसे कि अगर हम बात करें साइकोलॉजी की, तो फिलॉसफी की, तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि बिहार सरकार किसी भी वैकेंसी के जो रिजल्ट निकाल रहे हैं उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं, उसको प्रोपेगेंडा बना रहे हैं वो पॉलिटिक्स के नज़रिए से। तो नो डाउट ऐसा संभव है कि 26 जनवरी तक आपको भी गांधी मैदान में शपथ पत्र मिले, आपको नियुक्ति पत्र मिले, ठीक है, 26 जनवरी या फिर 1-2 दिन पहले या 1-2 दिन बाद। तो उम्मीद रखें कि जनवरी में साइकोलॉजी और फिलॉसफी के अभ्यर्थियों को संभवतः आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जानी चाहिए। अगर हम बात करते हैं कि ठीक है, आने वाले अन्य विषयों का क्या होगा, क्या अन्य विषय की भी इंटरव्यू प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू होगी, तो आप एक चीज़ और आपको अवगत करा दूं, मैं बहुत पहले भी बोला था कि देखिए प्रिंसिपल की अपॉइंटमेंट होने वाली है, उसकी वैकेंसी निकलने वाली है। कई लोगों ने इस पर कमेंट किया था, अरे इतनी जल्दी नहीं निकलेगी, लेकिन जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये कल ही 15 तारीख को ये आयोग की वेबसाइट पे एक नोटिस आ गया है। ये किस चीज़ का है, तो ये देख सकते हैं आप। ये इंपॉर्टेंट नोटिस क्या चीज के संबंध में है, तो इंपॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट पोस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल। ये देखिए प्रिंसिपल की नियुक्ति के लिए बिहार के जितने भी विश्वविद्यालय से संबंधित कॉलेजेस हैं उसमें अभी रेगुलर प्रिंसिपल नहीं नियुक्त हैं, इसमें कार्यवाहक प्रिंसिपल हैं। तो उसकी नियुक्ति के संबंध में देखिए यहाँ विज्ञापन आ चुका है, और ये विज्ञापन देखिए टोटल 173 पदों के लिए आ चुका है। और इसमें देख सकते हैं 31 जनवरी 2024 तक इनको एप्लीकेशन वहां पे डालना है, जो जो इसके लिए इच्छुक हैं। इसके नॉर्म्स क्या क्या हैं, उन सब चीज़ों के लिए आप पहले का वीडियो विजिट कर सकते हैं या फिर वेबसाइट पे जा सकते हैं। हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल के भी चैनल को बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में बताई गई हैं। तो आप देख पा रहे हैं प्रिंसिपल की नियुक्ति का भी एक कोटा शुरू हो गया है। तो नो डाउट अब आयोग इसमें भी लगने वाला है।
तो जैसा कि अभी आपने देखा अध्यक्ष महोदय का क्या कहना था कि मैं क्लर्क का भी काम कर लेता हूँ, बहुत तेज़ी से काम शुरू होगी, बाधा दूर करूँगा, चयन का काम बहुत तेज़ी से होगा। तो आप एक चीज़ समझें कि अभी जो माननीय अध्यक्ष थे, वो सीधे एम्स से आए हुए थे, वो बिहार के एजुकेशन सिस्टम से उतना वाकिफ़ नहीं थे और ये जो गिरीश डॉक्टर गिरीश देख रहे हैं, ये अभी माननीय ये अध्यक्ष हैं, ये पटना विश्वविद्यालय के वीसी थे। तो नो डाउट ये बिहार के सभी एक-एक चीज़ से वाकिफ़ हैं, एजुकेशन सिस्टम की पॉलिसी से वाकिफ़ हैं। तो ऐसा संभव है कि प्रिंसिपल की नियुक्ति होने के लिए ही, उसको सुचारू रूप से कराने के लिए ही बीच में तबादला किया गया है, डॉक्टर गिरीश कुमार को लाया गया है, जो कि पटना यूनिवर्सिटी के वीसी थे। तो संभवतः ऐसी उम्मीद है कि ये प्रिंसिपल की नियुक्ति को ध्यान में रख कर के लाया गया है। तो जो ऐसे अभ्यर्थी हैं, जो ये सोच रहे हैं कि आने वाले समय में माननीय न्यायालय का ऑर्डर आ जाता है, इसके बावजूद भी प्रक्रिया बड़ी तेज़ी से होगी, तो इसकी संभावना थोड़ी कम है क्योंकि अब ध्यान ज़्यादा प्रिंसिपल पे भी होगा, एक ये भी चीज़ है। चलते-चलते एक चीज़ और देख लेते हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी जो अभी बेरोज़गार हैं, कहीं फ़िक्स नहीं है, तो एक चीज़ आप जान लें, आपको गेस्ट टीचर का भी अगर वैकेंसी कहीं आ रहा है, तो ज़रूर उसे फ़िल अप करना चाहिए, क्योंकि बिहार सरकार की तरफ से ऐसा नोटिस आया हुआ है, ऐसी सूचना आई हुई थी, आपने भी देखा होगा, हायर एजुकेशन वाच चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं, तो आपने देखा होगा माननीय सरकार के द्वारा ये चीज़ें अमेंडमेंट की गई हैं, तो कि जो गेस्ट टीचर की वैकेंसी है, जो गेस्ट टीचर की बहाली हो रही है, रेगुलर अपॉइंटमेंट होने के बाद भी जो एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के रिक्त पद हैं, उस पर इनकी बहाली एज इट इज बरकरार रहेगी जब तक कि उस पर नियुक्ति नहीं हो जाती है। और एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की नियुक्ति में डिले होगा, इतनी जल्दी होगी नहीं, इसलिए गेस्ट टीचर की जो वैकेंसी है, परमानेंट आने के बाद भी ये लंबे समय तक कार्यरत रह सकते हैं। इसलिए गेस्ट टीचर की वैकेंसी कोई घाटे का सौदा नहीं है, इसलिए अगर कहीं भी वैकेंसी निकलती है तो आप ज़रूर इसे फिल अप करें। अभी मगध यूनिवर्सिटी गया में गेस्ट टीचर की वैकेंसी निकली है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर टोटल सीटों की संख्या 504 है, मगध यूनिवर्सिटी की जो गेस्ट टीचर की वैकेंसी निकली है। इसका विज्ञापन मैं डिस्क्रिप्शन का लिंक में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आप इसका लिंक ओपन करके इस विज्ञापन को डाउनलोड कर सकते हैं। मगध यूनिवर्सिटी की जो गेस्ट फैकल्टी की है, अगर आप इसके रिक्वायरमेंट की बात पूछेंगे, इसमें क्या क्या नॉर्म्स हैं, किन किन आधार पर इसका चयन हो रहा है, तो जिस तरह से आयोग में नियुक्ति प्रक्रिया थी, जिस आधार पर आयोग में चयन हो रहा था, ठीक यही नियमावली यहाँ पर भी होगी, नो डाउट। तो आयोग वाली ही नियमावली होगी। अगर आप इच्छुक हैं तो इसमें जरूर फिलअप करें और मुझे उम्मीद है कि आप इसमें फिलअप कर रहे होंगे या कर लिए होंगे, करना चाहिए, ज़रूर आपको करना चाहिए, ओके? और आपके लिए चलते-चलते एक चीज़ और मैं यहाँ पर लेके आता हूँ। देख लेता हूँ एक चीज़, गेस्ट फैकल्टी, जो गेस्ट फैकल्टी हैं, वो अपनी तरफ से पुरज़ोर कोशिश कर रहे हैं। वो क्या कोशिश कर रहे हैं? आप देख पा रहे हैं ये माननीय राज्यपाल, ये राजभवन सचिवालय के द्वारा ये एक इस लेटर है, एक्चुअल में इसमें जो-जो यहाँ पर अपना-अपना अपील वहाँ पर भेजते हैं, अपने निवेदन वहाँ पर भेजते हैं, तो उसके संबंध में वहाँ पे समय-समय पे राजभवन के द्वारा सूचना प्रकाशित की जाती है पत्रांक संख्या के साथ, आप देख पा रहे हैं। तो राजभवन में अभी देखिए क्या-क्या वहाँ पर डाला गया है, ये देखिए अमोद प्रमोदी जी वहाँ भी छाए हुए हैं। राजभवन में इन्होंने क्या लेटर डाला आप देख सकते हैं। गेस्ट टीचरों के लिहाज से इन्होंने क्या डाला है कि यूजीसी द्वारा निर्देशित नियमानुसार स्वीकृत पद के 20% अतिरिक्त पद पर शिक्षण कार्य यथास्थिति करने देने के संबंध में। मतलब कि यूजीसी के निर्देशानुसार, नियमानुसार जो स्वीकृत पद हैं, उसमें 20% अतिरिक्त पद पर शिक्षण कार्य के लिए अन्य एक तरह से ये सीट को बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं और उस पर ये गेस्ट टीचर की जो नौकरी है, गेस्ट टीचर की जो नियुक्ति है, उस पर लंबे समय तक कार्यरत रहे, इसकी देखिए प्रक्रिया है, प्रयास है। ये देखिए 7 नवंबर 2023 का ही है ये लेटर, आप देख पा रहे हैं। और अमोद प्रमोदी जी का ही नहीं, बहुत सारे अतिथि शिक्षकों का यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। एक और देखिए इनके द्वारा लेटर डाला गया, इसमें इनका क्या कहना है कि सभी विश्वविद्यालय, अंगीभूत महाविद्यालय में स्वीकृत रिक्त पदों के विरुद्ध यूजीसी द्वारा तय मापदंडों के आधार पर वर्तमान में कार्यरत सभी अतिथि सहायक प्राध्यापकों की सेवा समायोजन करने के संबंध में। मतलब इनका ये कहना है कि गेस्ट टीचर जो है उन्हें रेगुलर कर दें। गेस्ट टीचर की जो अपॉइंटमेंट है, जो यूजीसी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही हुई है, तो इनकी वैकेंसी जो है इसको रेगुलर कर दें, गेस्ट टीचर को ही रेगुलर कर दें। ये एक्सपीरियंस और इन सब चीज़ों की बात ही नहीं कर रहे हैं, ये सीधे कह रहे हैं कि गेस्ट टीचरों को ही रेगुलर कर दें। खैर, इनकी अपनी अपनी मांग है, सब यहाँ पे स्वतंत्र हैं।
देखिए अन्य भी अभ्यर्थी यहाँ पर भी इनका देखिए यही कहीं न कहीं माँग है, श्री प्रकाश कुमार एवं अन्य, इनका भी देखिए यही डिमांड है, इनकी भी निवेदन क्या है, विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में कार्यरत अतिथि सहायक प्राध्यापकों की सेवा समापन के निर्णय के संबंध में। मतलब कि जो सेवा समापन कर दी गई है कई-कई जगहों पे, उसके संबंध में इनका कुछ निवेदन होगा। आगे हम बढ़ते हैं तो बहुत सारे अभ्यर्थियों का देखिए यहाँ पे नोटिस है और सबका कहीं न कहीं अतिथि गेस्ट टीचर को लेकर के बहुत ज़्यादा देखिए इनका भी क्या कहना है, ये जय जीवन एट 1980 email के नाम से है। इनमें इनका क्या निवेदन है कि अतिथि सहायक प्राध्यापकों को स्थायित्व प्रदान करने एवं नियमावली बनाने के संबंध में। मतलब बहुत सारे अतिथि शिक्षक इस समय राजभवन में अपना-अपना नोटिस वहाँ पर डाल रहे हैं, अपना निवेदन पत्र डाल रहे हैं कि हमें कहीं न कहीं परमानेंट कर दिया जाए, क्योंकि उनके मन में डर सताया जा रहा है कि अगर परमानेंट आ जाता है तो ऐसी स्थिति में इनकी नौकरी जा सकती है। खैर एनीवे सभी यहाँ पर अपने-अपने मुद्दों को लेकर अपनी-अपनी स्थायित्व को बरकरार रखने के लिए सभी प्रयासरत होते ही हैं और आप भी प्रयासरत हैं। ईश्वर से मेरी कामना है कि आप सभी की इच्छाएँ पूर्ण हों। लेकिन चलिए हम अगली ओर चलते हैं कि अगला क्या है आपके लिए हॉटेस्ट। एक चीज़ और देख लेते हैं, बहुत सारे मेरे यूट्यूब के व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, आपके बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं। मुझे लगता है कि आपके प्रश्नों का जवाब देना यहाँ महत्वपूर्ण हो जाता है मेरे लिए। देखिए यहाँ पे डॉक्टर राजीव रंजन सर यहाँ पे बधाई दे रहे हैं एसडीएम साहब को हार्दिक शुभकामनाएं। शिक्षाविद नहीं हो सके, खुदा को कुछ और मंजूर था, आप एक कुशल प्रशासक के रूप में काम करेंगे, यही मुझे पूर्ण विश्वास है। एक बार पुनः बताया आपको बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी। यहाँ पे एक अन्य अभ्यर्थी का क्या कहना है कि क्या न्यूज़ है बीएससी जी, हाँ आपको मैंने बता दिया। ये विनय शंकर जी का कहना है कि हिंदी प्रोफेसर बनने के लिए ग्रेजुएशन में भी हिंदी सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। देखिए ये एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ा डाउट है। कई अभ्यर्थियों ने ये प्रश्न पूछा और थैंक यू विजय शंकर जी कि आपने ये महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा। एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि अभी जहाँ भी अगर बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें या किसी भी विज्ञापन की बात, तो अमूमन परास्नातक यानी पीजी लेवल कंसर्न विषय रिलेटेड होना चाहिए। ग्रेजुएशन की बात कहीं नहीं की जाती है। ग्रेजुएशन इन द सेंस कि जैसे कि अगर आप साइकोलॉजी के अभ्यर्थी हैं, तो यहाँ पर अगर वैकेंसी में भी आप देखेंगे तो केवल पीजी साइकोलॉजी रिलेटेड का ज़िक्र किया जाता है। ग्रेजुएशन वहाँ पे साइकोलॉजी ही हो, ऐसा ज़िक्र नहीं किया गया है। इसलिए इन दैट केस अगर कुछ डिफर सब्जेक्ट भी रहता है, इक्विवेलेंट है, बहुत ज़्यादा डिफर नहीं है, तो नो डाउट आप उस विषय के अभ्यर्थी रहेंगे, आपकी अभ्यर्थिता समाप्त नहीं की जाएगी। केवल इस आधार पे क्योंकि आपका ग्रेजुएशन अलग विषय से। इसके ज्वलंत उदाहरण भी हैं कई। अगर हम गांधीयन थॉट विषय की बात करें तो गांधीयन थॉट विषय में तो पीएचडी होल्डर जो अभ्यर्थी थे जिनका चयन हुआ है, वो भी गांधीयन थॉट विषय से नहीं थे, वो दूसरे विषय से थे। जबकि गांधीयन थॉट विषय के अभ्यर्थी को उसमें नियुक्त नहीं किया गया और दूसरे विषय के पीएचडी धारी को उसमें वैकेंसी मिली, लेकिन चूंकि उन्होंने पीजी गांधीयन थॉट से किया था, तो ये चीज़ देखने को मिली है। अगला क्या करना है आनंद कुमार जी का कि सर सेमिनार तो अलग-अलग टॉपिक पर होता है, तो क्या मैं वन सब्जेक्ट या टॉपिक के अलावा किसी भी सेमिनार में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ? जी हाँ आनंद जी, सेमिनार एक ऐसी प्लेटफ़ॉर्म है, आप किसी भी मल्टी आज के समय में तो मल्टी डाइवर्सिटी युग है, आप मल्टी डायमेंशनल एरा में जी रहे हैं और आप किसी भी विषय और किसी भी सब्जेक्ट से हैं, आप किसी भी सेमिनार में इच्छुक हैं तो आप ज़रूर भाग ले सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की बाध्यता और प्रतिबंधिता नहीं है। आप किसी भी डिपार्टमेंट के हैं, आप किसी भी डिपार्टमेंट के सेमिनार में भाग ले सकते हैं। और एक चीज़ और है, हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल की तरफ से सेमिनार के संबंधित एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है। अगर आप सभी उस ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट मुझसे संपर्क कर सकते हैं, चाहे पेपर पब्लिकेशन या फिर अन्य रिसर्च पेपर संबंधित किसी तरह की मदद हो या फिर सेमिनार संबंधित हो, तो आप डायरेक्ट भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप हायर एजुकेशन वर्ल्ड की ईमेल पर मैसेज कर सकते हैं। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चाहे तो आप highereducationworld@gmail.com या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में मैं ईमेल दे दूंगा, और नहीं तो डायरेक्ट भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। 99310 आप नोट डाउन कर लें, मेरा मोबाइल नंबर है, ये व्हाट्सएप नंबर है। आपसे निवेदन है कि आप कॉल ना करें, हरगिज कॉल ना करें, आप व्हाट्सएप से ही संपर्क करें। नंबर है 99310 55279, आप इस पे संपर्क कर सकते हैं। 99310 55279, केवल आप व्हाट्सएप मैसेज करें, आप कॉल ना करें। आगे हम बढ़ते हैं। इसी तरह सर इसमें क्या असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड और एमएड के लिए भी आएगी? जी नहीं, ये बीएड और एमएड के लिए नहीं है। अब ये रेगुलर वैकेंसी है, जो रेगुलर सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, मैथमेटिक्स, इन सब चीज़ों के लिए है।
बहुत सारे माही सिंह जी का कहना है, थैंक यू वंस अगेन मोस्ट रेस्पेक्टेड सर फॉर कनेक्टिंग अस विथ वन ऑफ द मोस्ट रेपुटेटेड सक्सेसर। थैंक यू सो मच माही सिंह मैम। आप सभी का प्यार है तभी मैं आप सभी के समक्ष आ पाता हूँ। आप सभी हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल पर अंत तक बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले समय में अभी भी त्योहार का मौसम जारी रहेगा। छठ आने वाला है, बिहार के संबंध में बात करें तो आप सभी को छठ महापर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। अगर ऐसी कोई सूचना या घटनाक्रम है जो कि सीधे आपसे जुड़ा हुआ है तो ज़रूर आपके समक्ष ज़रूर मैं हाजिर होऊँगा। अंत तक बने रहें, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।